जी के ट्वीट का जिक्र किया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये तो धमकी है, जुडिशियल सिस्टम को भी धमकी है। साफ साफ है, अदालतों के बेजा इस्तेमाल की धमकी दी जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है आज, वो साफ चेतावनी है एक तरफ। तो दोनों टकराव क्या फिर से शुरू हो सकता है? जी जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और जिस तरह के हमारे शासक हैं, आप क्या समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारी चीजें तश्तरी में रख के दे देंगे, सौंप देंगे, या राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, या राहुल गांधी को बोलने का मौका देंगे, या राहुल गांधी बोलेंगे तब चिल्लाएंगे नहीं? अभी तो ये तय होना है ना कि राहुल गांधी को वो सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश कब देते हैं। इन्होंने कहा ना, लक्षद्वीप का मामला वो बहुत ही यूनिक मामला है। केरल हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उनको इंतजार किया करवाया गया और वो सुप्रीम कोर्ट में गए डिफेमेशन का मामला लेके कि भाई आपकी बात नहीं मान रहे हैं ये लोग, अदालत की नहीं मान। उसके बाद उनको रिस्टेट किया गया। पर जो एक चीज समझना चाहिए वो ये कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो बदनामी हुई है देश में, और जो देख रहे हैं कि किस तरह का उत्साह देश में है राहुल गांधी के प्रति, ये जितने भी इस तरह के काम करेंगे उसमें इनका नुकसान होगा। इनको इनकी प्रतिष्ठा कम होगी, इनका समर्थन कम होगा, और भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर विरोध बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कितने ठंडे दिमाग से पूरे मामले पर रिएक्ट किया। आप अगर वो विजुअल्स देखें कि फैसले के बाद जब वो कांग्रेस के मुख्यालय में प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ आ रहे हैं, और जो भीड़ है वहां, वो बिल्कुल कोई एक, उनमें कोई पागलपन की का भूत नहीं सवार हुआ कि वो बौखला गए हों। वो बल्कि मोबाइल पर बात करते हुए प्रवेश कर रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं इधर उधर। वो तो जो गोदी मीडिया के रिपोर्टर हैं वो ज्यादा चीख रहे हैं वहां आसपास। तो राहुल गांधी जानते हैं कि ये जो हुआ है उसकी कीमत जो है अभी पूरी तरह से चुकाना उनको काफी पड़ेगी। और ये लोग, ये अमित मालवीय या कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये ये शुरुआत है। ये किस तरह, ये आप देख रहे हैं, आप अगर देखें टेलीविजन की बहसों को, जो गोदी मीडिया में जो बहस चल रही है उसमें जो बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितने वायलेंट हैं। और उन्होंने किस तरह से इसको, जो फैसला आया है उसको किस तरह से मान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। देखिए, दो जो हमारे कंसर्न है, मैं पहले 2 मिनट में 5 मिनट में उस पर बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। हमारे इमीडिएट कंसर्न्स क्या हैं? हमारा इमीडिएट कंसर्न ये है कि लोकसभा में इनको प्रवेश मिले, और जो प्रधानमंत्री की अगर जवाब देते हैं मणिपुर के मामले में, तो उस बहस में जब वो जवाब दें तब राहुल गांधी उपस्थित हों या राहुल गांधी बोलें। हमको अभी ये पता नहीं है अमरीश जी, आप देखेंगे कि कितने कम दिन बचे हैं संसद के सत्र में। मेरे ख्याल से अगर 4-5 दिन बचना चाहिए, अगर कल का दिन भी मिला लें। कल तो शनिवार है तो कल तो होगी नहीं, फिर संडे है, फिर उसके बाद सोमवार के बाद शायद 4-5 दिन बचेंगे। मेरी जानकारी अगर ठीक है तो 11 अगस्त तक अगर लोकसभा है तो। और जो तय है वो तो ये है कि 8, 9, 10 को इस पे बहस होगी और 10 को प्रधानमंत्री जवाब देंगे। ये जो 4 दिन हैं सोमवार से लगाकर
जो भी गुरुवार तक के, ये 4 दिन अमरीश जी तय करेंगे कि प्रधानमंत्री देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, स्पीकर किस तरफ ले जाना चाहते हैं, और राज्यसभा के सभापति किधर ले जाना चाहते हैं। इसी बीच तय हो जाएगा कि राहुल गांधी उपस्थित हैं कि नहीं, क्योंकि अगर राहुल गांधी को उपस्थित करना है वो तो 2 घंटे का काम है, घंटे भर का काम है। उनकी सदस्यता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही बहाल हो गई है। मतलब वो जैसे सूरत के फैसले के साथ टर्मिनेट हो गई थी, निष्कासित हो गए थे और तुरंत उनका बंगला खाली करवा लिया गया, वैसे बहाल हो गई है। अब ये जो, अगर ये मानती है सरकार कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जीवन में भी और सत्ता में भी, तो बात अलग है। पर अगर ये मानते हैं कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त नहीं है और इनको इनका जीवन, शरीर भी नष्ट होना है, इनका सत्र भी समाप्त होना है, और जो राजनीति ये कर रहे हैं उसका भी अंत होना है, तो ये लोकतांत्रिक तरीके से पेश आ सकते हैं। तो हमको अभी 4 दिन प्रतीक्षा करना पड़ेगी। 4 दिन तो क्या, इनकी बहाली के लिए तो हो सकता है हमको रात भर की ही प्रतीक्षा करना चाहिए कि अगर स्पीकर महोदय और उनका सचिवालय अगर काम करेगा तो वो कह देगा कि हाँ बहाल, आप आइए, वो एक अलग मुद्दा। उनको नहीं आने देते हैं तो विपक्ष किस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में पेश आता है, आक्रामक होता है, और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नहीं, अंततः मणिपुर पर बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ राजस्थान पर बोलते हैं, हरियाणा पर बोलते हैं कि नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर जब बोलते हैं तो ये देखने वाली बात हो, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को पहली बार बोलते हुए देखेंगे आरोपों के खिलाफ। गुजरात की जनता ने प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को केवल भाषण देते हुए सुना है। 2002 से 2012 तक केवल वो बोलते रहे हैं, और हमने भी पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री को केवल उपदेश देते हुए सुना है। आरोपों का जवाब वो पिछली बार एक बार दिया था, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर बोले थे, वो अलग बात थी 2018, ये बात अलग है। इस पे क्या बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा ये सवाल है कि विपक्ष की राजनीति, ये जो विपक्षी राजनीति है अब ये आगे बढ़ने वाली है अमरीश जी। राहुल गांधी का संसद में होना जरूरी नहीं है, राहुल गांधी का सड़क पर होना जरूरी है, और सड़क को वो संसद बना दें ये जरूरी है, जनता की अदालत बना दें, जनता की संसद बना दें। क्योंकि राहुल गांधी को अगर जेल में भेज दिया जाता तो विपक्ष की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति, मतलब कांग्रेस तो तार तार हो जाती है अगर राहुल गांधी की अनुपस्थिति में चलना होता। तो मैं मानता हूं कि सिर्फ 4 दिनों के लिए राहुल गांधी का संसद में होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना 2024 तक के लिए बाहर सड़क पर होना जरूरी है। बिल्कुल। तो और तीसरी बात ये
जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि 2024 के लिए कुछ चीजें तो बदलेंगी। अभी काफी चीजें चल रही हैं। अगर हम लोगों ने डिबेट नहीं की, मुझे आज मेरे एक मित्र ने बताया, वो अशोका यूनिवर्सिटी में जो पर्चे वाला। विवाद चल रहा है, वो सव्यसाची, प्रोफेसर सव्यसाची ने जो इन्होंने 2019 का चुनाव कैसे जीता बीजेपी ने, उसको लेकर जो डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, पर्चा तैयार किया है, और उसमें जो इनके पूरे तरीके बताए हैं, या ये बताया है कि वो तो चुनाव अलग तरीके से जीते हैं ये, तो फिर 2024 का चुनाव भी हमारे मित्र का कहना है कि ये फॉरगॉन कंक्लूजन है कि ये लोग जीत जाएंगे। वो मुद्दा अलग है कि ये वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करके और अल्पसंख्यक वोटरों को एलिमिनेट करके और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को फोकस करके वहां किन लोगों को और कैसे अपॉइंट करना होना चाहिए, वो अगर स्ट्रेटेजी है तो फिर बहुत सारी चीजें हम लोगों से मेरा मतलब है कि जो लिबरल है या विपक्ष है, उनके हाथ में नहीं रहेंगी। 2024 का चुनाव विपक्ष से ज्यादा मोदी जी के लिए इंपॉर्टेंट है। विपक्ष के लिए तो लोकतंत्र के लिहाज से जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तानाशाही अधिनायकवाद के लिहाज से जरूरी है। एक धर्म आधारित राष्ट्र की स्थापना के लिए जिसका आह्वान हरिद्वार में किया गया और जिसका प्रतीक पुरुष जयपुर से मुंबई जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जवान के रूप में प्रकट हुआ, जिसने 8 बोगियों में घूम घूम कर लोगों की ढूंढ ढूंढ कर हत्याएं की, और जो भाषण दिया एक लाश के पास खड़े होकर, ये दाव पर वो चीज। इसलिए 2024 का जो क्षण है उसके उसके लिए मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्टेक्स अलग हैं, काफी बड़े हैं, और राहुल गांधी और विपक्ष के जो स्टेक्स हैं वो अलग है। तो इसलिए ये जो 3 चीजें मैंने कही, लोकसभा और विपक्ष, ये तीनों के लिहाज से हम राहुल गांधी का के लोकसभा, विपक्ष और 2024, इसके हिसाब से देखें, ये फैसला जो है आज का वो काफी क्रूशियल है, और इसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो काफी फार रीचिंग होंगे, जिसको कहते हैं दूरगामी होंगे। वो विपक्ष की राजनीति पर तो होंगे, पर सत्तारूढ़ दल की स्ट्रेटेजी पर भी होंगे कि वो, और अमित मालवीय जो कह रहे हैं वो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। और जो इन्होंने कहा, राजेंद्र ने जो कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज का सुनवाई के दौरान इस्तीफा, ये काफी सिग्निफिकेंट है, और हम इससे कल्पना कर सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका कितने दबाव में है।
और हमको ये भी कल्पना करना चाहिए कि ये जो हमारे न्यायाधीश हैं 3 जिन्होंने ये फैसला सुनाया, वो किस मानसिक दबाव से गुजरे होंगे और किस तनाव से गुजरे होंगे। तो कीमत हर आदमी को चुकानी पड़ेगी अमरीश जी। ये जी आसान काम नहीं है। ये बड़ा एक ये फैसले ने क्या किया है कि देश के लोगों के सामने एक बड़ी चैलेंजेस पैदा कर दी। राहुल गांधी ने देश के लोगों के लिए काफी चुनौतियां पैदा कर दी कि भाई देखिए अब आप क्या करते हैं, मैं देखना चाहता हूं, ऐसा कर दिया है। बिल्कुल। और कांग्रेस के लिए भी कर दी है मेरे ख्याल से। जी एकदम ठीक बात।